बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, स्टेज पे मौजूद मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली, मेरे रफ़ीक वज़रा, यहाँ पे आए हुए चकवाल के गयूर अवाम, ख़वातीन व हज़रात, आज चकवाल की तारीख़ का एक इंतहाई अहम दिन है। न सिर्फ चकवाल की तारीख़ का बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और मेरे लिए भी इंतहाई अहम दिन है, क्योंकि 2013 में हमने चकवाल के लोगों से जो वादा किया था आज हम उसको निभाने जा रहे हैं। ये आप सब के लिए और हमारे खुसूसन हमारी पार्टी के लिए एक इंतहाई फ़ख्र का मुकाम है। उसके अलावा 3 और बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का आज इफ्तिताह किया गया, जिसमें स्कूल ऑफ एक्सीलेंस डॉक्टर मुराद रास का मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने भाई का कि और उनकी टीम जो है उसने ये सबसे पहला स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कायम होने जा रहा है चकवाल में, और हमारी गवर्नमेंट का इससे पहले गुज़िश्ता गवर्नमेंट में कायम हुए थे। उसके अलावा 500 बेड का हॉस्पिटल, जनरल फैज़ हमीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनकी टीम, उन सब का इसमें कंट्रीब्यूशन है, उसका भी शुक्रिया अदा करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब को। और नॉर्दर्न बाईपास जिसमें हमारे MNA साहब बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो भी एक तारीख़ी काम है चकवाल की ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का। मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा कि हमारे MPA साहिबान ने, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ी अच्छी तरह ब्रीफ किया कि चकवाल में किस किस्म के डेवलपमेंट के कामों की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह हम उस पर काम भी करेंगे। लेकिन मैं अपने आप तमाम मेरे हल्के के मोअज़्ज़ज़ लोग बैठे हैं, आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट के ये काम फर्स्ट वर्ल्ड में ऑटोमेटिकली होते हैं। और क्यों होते हैं? कि वहाँ की मईशत मजबूत है। इन तमाम कामों का ताल्लुक जो है आपकी इकॉनमी से है, और हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो PTI का मंशूर है, हम अपने मुल्क की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि इन कामों के लिए आपको किसी के पास ना जाना पड़े, किसी का एहसान ना लेना पड़े। अगर गैस लगवा के कोई आपका मौसिन बन जाए, ये कोई बात नहीं है, ये तो आपके बेसिक राइट्स हैं। और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को स्टेज पे लेके जाएंगे जहाँ पे इदारे इतने मजबूत होंगे कि ये काम खुद ब खुद हुआ करेंगे। इन तमाम कामों को करने के लिए हमें जिस तरह की इकॉनमी चाहिए, उसके लिए हमें एक मजबूत निज़ाम तालीम की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप दुनिया की तारीख़ उठा के देखें तो 3 इकनॉमिक रेवोल्यूशंस आई। सबसे पहले एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, जब ज़राअत आई, उसके नतीजे में दुनिया के मुल्क अमीर हुए, निज़ाम तब्दील हुआ। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो उस वक्त मशरक़ के मुल्क और ख़ुसूसन मुसलमान ममालिक तालीम से और इल्म से बहुत दूर हो चुके थे, जिसके नतीजे में मगरब दुनिया पे छा गया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समरात सारे जो मगरब ने देखे और हम ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़े गए। आज़ादी के बाद भी हमने उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया कि अगर हमने कम्पीट करना है दुनिया में तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि आला तालीम याफ्ता ट्रेंड क्वालिटी के लोग जो हाई टेक इंडस्ट्री में काम कर सकें, और दूसरा हमें सस्ती एनर्जी की ज़रूरत है। 1960 की दहाई के बाद इस मुल्क में कोई डैम नहीं बना, जो गैस हमारे पास अवेलेबल थी वो हमने घरों में जला दी, CNGs में जला दी। तो हमें सही डायरेक्शन में लेके जाने की ज़रूरत है अपनी पॉलिसी को। प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक हमने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी और जो इकोनॉमिक जो एनर्जी पॉलिसी लाए हैं, हमारी इकॉनमी अब टेक ऑफ कर रही है। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये तमाम काम आपके ऑटोमेटिकली हुआ करेंगे हमारी हुकूमत के इस टेन्योर के एंड होने तक। और आखिरी बात चकवाल यूनिवर्सिटी के हवाले से, ये एक मेरा पर्सनल मिशन था। वज़ीर आज़म साहब को जब मैं पहली मरतबा मिला बहुत पहले, तो मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट थी कि मैंने एक लाइफ मिशन बनाया है कि मैंने तालीम की बेहतरी के लिए जदोजहद करनी है, और आज तालीम के 2 बड़े मंसूबे चकवाल में लॉन्च होने जा रहे हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ और उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी कोई ऑर्डनरी यूनिवर्सिटी नहीं होगी, इसकी इंटरनेशनल लिंकेजेस होंगी। हम इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, इस यूनिवर्सिटी की जो टीम है जिसने दिन रात मेहनत करके सिर्फ 1 साल में इसको एक स्टेज पे ले आए हैं, इसका चकवाल कैंपस जो शहर में कॉलेज में है उसमें ऑलरेडी 5000 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। इस कैंपस में भी इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने लगा है। तो इंशाल्लाह एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी हम इस पूरे इलाके को देंगे, और पूरे पंजाब में जो हम तालीमी इनकलाब लेना चाह रहे हैं। आखिरी बात मैं सर वज़ीर आज़म साहब करूँगा, उसके लिए जो यूनिवर्सिटी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से, बिल्डिंग से नहीं बनती,
اس کے لیے ٹاپ اکیڈیمیا کا ہونا ضروری ہے. وزیر اعظم صاحب آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, آخری بات, کہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے 2008 سے آنورڈز جتنی یونیورسٹیاں بنائیں ان کے اسٹیچوٹس ہی نہیں بنائے, تاکہ وہاں پہ کسی قسم کا اکیڈیمک سٹاف ہائر ہی نہیں کیا جا سکتا, وہ ٹیمپرری سٹاف کے ساتھ چل رہا ہے. میں نے پریس کانفرنس میں بڑی ڈیٹیل سے مریم نواز کے اس ایکیوزیشن کا جواب دیا کہ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے اور ہم نے کیا کیا. صرف کاغذی کارروائی, کاغذ کا ٹکڑا جو ڈگری ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا جب تک اس پہ کوالٹی نہ ہو, جب تک آپ کا کوالٹی آف ہیومن ریسورس بول نہ رہا ہو. تو انشاءاللہ ہم جو یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں اور جو گزشتہ 10 سال میں بنی ہیں ان تمام کا سسٹم ہم ٹھیک کر چکے ہیں, اور آپ کو آنے والے سالوں میں نظر آئے گا کہ پاکستان کی کوالٹی آف ایجوکیشن ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ آپ کو نظر آئے گی. بہت شکریہ, بہت مہربانی. جو مجھے یاسر آپ کی بات بڑی آج پسند آئی, صرف میں ایک جگہ اگری نہیں آپ سے کرتا کہ آپ نے کہا کہ انڈسٹریل ریولوشن جب آئی یورپ کے اندر تو مسلمان ملکوں کے اندر ہم نے تعلیم پہ زور نہیں دیا. یہ ایکچولی ٹھیک بات نہیں ہے. جب یورپ کے اندر انڈسٹریل ریولوشن آئی تو اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ تھی. اس کے ساتھ ساتھ یورپ کے اندر ڈیموکریٹک موومنٹ بھی شروع ہو گئی, اور جو وہاں جب انڈسٹریل ریولوشن آئی تو ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ میرٹ کے اوپر آنی شروع ہو گئی, اور وہ اکاؤنٹیبل تھی, یعنی قانون کے نیچے تھی ان کی لیڈرشپ. ہوا کیا کہ مسلمانوں کا جو ہمارا سفر شروع ہوا مدینہ کی ریاست سے, وہ بڑے ڈیموکریٹک سٹرکچرز تھے. مدینہ کی ریاست کے اندر جو خلیفہ وقت تھا وہ اکاؤنٹیبل تھا. عام آدمی حضرت عمر سے پوچھا مسجد میں کہ جی بتائیں آپ نے یہ کپڑے, نئے کپڑے کدھر سے لیے, اور حضرت عمر نے جواب دیا. یہ نہیں کہا جس طرح بھی یہ فضل الرحمان نے کہا جی میں تو خود صادق امین ہوں, میں نے خود ہی فیصلہ کر لیا, میں صادق امین ہوں, میں جواب دہ نہیں ہوں کسی کا. اور پھر 2 خلیفہ وقت جا کے عدالت میں کھڑے ہوئے. قانون کی بالادستی تھی, قانون اوپر تھا سب سے. اور ڈیموکریسی کی 2 چیزیں سب سے جس کی وجہ سے دنیا میں ڈیموکریسی آگے بڑھی, ایک قانون کی بالادستی اور دوسری میریٹوکریسی تھی. تو جو بادشاہ تھی, جو ہم پیچھے رہ گئے, ہم اس لیے پیچھے رہ گئے کہ وہ جمہوریت کی طرف جانا شروع ہو گئے, اور ہم کدھر مدینہ کی ریاست میں جمہوریت, ہمارے پاس سارے جو سٹرکچرز جمہوری تھے, ہم بادشاہت کی طرف جانا شروع ہو گئے. اور بادشاہت کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں جو ایبسولوٹ کنگشپ جسے کہتے ہیں, اس میں نہ بادشاہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے, اور دوسری چیز میرٹ نہیں ہوتی. جو ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں لیڈرشپ میرٹ پہ آتی ہے. جو بادشاہت ہے وہاں تو خون کے اوپر لیڈرشپ ہے.